अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मिनी बजट अब आया ही चाहता है, कुछ दिनों की बात है, और जो इतलात आ रही हैं वो लगता ये है कि सेल्स टैक्स का एक सुनामी आ रहा है, जिसके नतीजे में जो पहले से ही अशिया महंगी हैं वो इस कदर महंगी हो जाएंगी कि उनको पहुंच में लाने के लिए कुंडा डालना पड़ेगा। इसके बगैर दिखाई ये देता है कि मामलात जो हैं वो गिरफ्त में नहीं आ सकेंगे। ये सूरत हाल जो है बार बार उसको जोड़ा जाता है वसाइल की कमी से, बार बार जोड़ा जाता है इस्लाहात के ना होने से, बार बार उसको जोड़ा जाता है मईशत का पहिया जो है उसको माजी के साथ जोड़ने से। लेकिन देखना ये है कि अब ये हुकूमत जो है वो 3.25 साल पूरे कर चुकी है। अब इनको ये शिकवा नहीं होना चाहिए कि माजी में क्या हुआ, कम अज़ कम और कुछ नहीं तो कोई बुनियाद या पॉलिसी फ्रेमवर्क ही ऐसा होता कि जिसके ऊपर दिखाई ये देता कि एक बेहतर और मजबूत इमारत जो है वो खड़ी हो सकती है और इक्तिसादी मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हुकूमत बहुत से दावे करती है, बहुत कुछ कहती है, लेकिन बसा औकात दिखाई ऐसे देता है कि वो ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। ये लोग पाकिस्तान में शायद नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, और जब ये महंगाई की बात भी करते हैं तो उसका मवाजना बाहर से करते हैं। जब ये सहूलतों की बात भी करते हैं तो उसका मवाजना ये बाहर से करते हैं, चाहे वो बिजली की कीमतें हों, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत की हों, चाहे गैस की हों। लेकिन दो चीज़ें भूल जाते हैं, वो ये हैं कि वहाँ पे उजरत क्या है काम की, और उसके साथ साथ वहाँ की जो करेंसी है उसका जो वज़न है वो कितना है, उसमें ताकत कितनी है, उसमें क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कितनी है। और फिर उसका मुकाबला शुरू हो जाता है पाकिस्तान के साथ कि जनाब यहाँ पे तो बाहर के मुकाबले में अशिया जो हैं अभी भी बहुत सस्ती हैं। तो ठीक है, इंग्लैंड और अमेरिका के मुकाबले में कीमतें कर दीजिए, तो फिर डॉलर भी जो है वो ज़रा रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में 1-2 रुपये का कर दीजिए तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जो मज़दूरी है उसको बढ़ा दीजिए, तनख्वाहें बढ़ा दीजिए, जॉब्स क्रिएट कर दीजिए, शायद लोगों की तकलीफ़ और दर्द जो है वो कम हो सके। जो करने के काम हैं वो नहीं करने हैं, और मवाजना जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर करना है। दूसरा जो अब ये रेला आ रहा है नई महंगाई का, ये भी IMF की जिन शराइत के साथ इस हुकूमत ने मुआहिदा किया है, माजी में उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती है। और ज़ाहिर है कि ये अब कड़ी शराइत जो हैं वो हुकूमत ने पूरी करनी है, और इस अज़ाब को भुगतना अवाम ने है, वो भुगत भी रहे हैं, और उनमें कितनी सख्त मज़ीद है इसको बर्दाश्त करने की, और कितनी इस्तात रह जाती है मामलात को लेकर चलने की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बुनियादी तौर पर ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, मुशीर ख़ज़ाना है पंजाब के। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफ़ाक़ साहब, प्रिंसिपल हैं नस्ट के। सलमान शाह साहब, पहले तो ये फरमाइए कि ये जो अब मिनी बजट की बात हो रही है, सेल्स टैक्स के एक रेले की बात हो रही है, तवानाई, तालीम और जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, दिखाई ये दे रहा है कि वो जितनी महंगी हैं, अगर 17% सेल्स टैक्स की छतरी के नीचे आ गई तो फिर ये बनेगा क्या, और क्या मसला क्या है? देखिए नदीम, आपने एक बड़ी अच्छी इंट्रोडक्शन दी है, और उसमें आई थिंक जो चीज़ हमें फोकस करने की है कि पाकिस्तान गरीब क्यों है, पाकिस्तान में आमदन क्यों नहीं है, लोगों के पास खरीदने की कुव्वत क्यों नहीं है, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे नौजवान मुल्क है, नौजवान पॉपुलेशन है। तो क्या वजह है कि हमारी मसनूआत जो हैं वो दुनिया की मंडियों तक पहुंचती नहीं है, और जो क्वालिटी दुनिया को चाहिए ना वो हम क्वालिटी बना रहे हैं, ना उस मकदार में वो चीज़ें बना रहे हैं। हमारे नौजवान जो हैं उनको उस किस्म की रोज़गार नहीं मिलती जिससे आमदन हो और वो अपने आप अपनी गुर्बत को, पाकिस्तान की गुर्बत को दूर करें और अपनी आपने ये गुर्बत जो को भी। बात की है ना, इससे एक सवाल है, और मैंने आपको कहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं आपको एक मिसाल दूंगा। गुजारिश ये है कि हमने
ना रोजगार की जो मेरी मुकम्मल तो होने देना, फिर नहीं, आप मैं आपने वो करें। रोजगार की बात की है, आप मुकम्मल करें, लेकिन इसको जरा साथ जोड़ लें। आपने ना जी जी करें। रोजगार को इज्जत दी है, ना उसको रोजगार के मुआवजे को मैच किया है। रावलपिंडी के अंदर एक इतना बड़ा जिसे कहते हैं फर्नीचर का, उन्होंने हाई एंड मशीनें मंगवा के लगवाया है करोड़ों रुपए खर्च करके कि यहाँ पे लोग आएं और जो हम एंड प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी की बात करते हैं, वो स्किल आके वहाँ पे सीखें और फिर उन मशीनों को इस्तेमाल करके उस टेक्नोलॉजी को फर्नीचर में इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाएं। हम इंपोर्ट कर रहे हैं टर्की से, लेकिन आप वहाँ जाके देखें 3 स्टूडेंट्स हैं और ना किसी को पता है, ना उसके लिए कोई एफर्ट है, ना उसके लिए सरकार कोई जहमत करती है कि वो बता सके कि यार इधर आ जाओ। नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया है कि यही तो हमें एग्जैक्टली काम करने की जो असल ज़रूरत है। अगर आपने आईएमएफ के प्रोग्राम से भी बचना है या उसका जो बोझ है उसको बर्दाश्त करने के आपने काबिल होना है, तो आपको ये अपनी जो वैल्यू चेन्स हैं जिसकी आपने बात की कि फर्नीचर की वैल्यू चेन है, इनको बहुत बेहतर करना है। इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी उनकी टेक्नोलॉजी को बेहतर करना है, उनके लिए मार्केट्स दुनिया की लानी, ये है फोकस। और इस फोकस पे ये गवर्नमेंट भी चल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट करेंगे, जब तक ये जॉब्स नहीं क्रिएट होंगे, तो अगला इलेक्शन ये नहीं जीत सकते। सो ये हम सारा इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब आपने जो बातें की हैं, ये डायरेक्शन होना चाहिए पाकिस्तान का, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है। असल में हमें कर्जों के बोझ में दफन कर दिया गया है। हमारी जो एनर्जी है, बिजली का जो निज़ाम है, वो इतना करप्ट है और इतना जिसमें गलत कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं। ये सबको पता है कि बहुत गलत कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं, बहुत महंगी इनपुट्स हमने कर दी हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो काबिल ही नहीं है कि इतनी महंगी एनर्जी ले और फिर उसको एक्सपोर्ट करने चले जाए। उसके साथ साथ हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी बहुत ज़्यादा है, और उसमें आपकी ये एफिशिएंसी आ जाती है, प्रोडक्टिविटी आ जाती है, कंपेटिटिवनेस आ जाती है, और वो जो फैसिलिटेशन जो इंडस्ट्री की होनी चाहिए या वैल्यू चेन्स की होनी चाहिए, उस पर कभी फोकस नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये मैं डॉक्टर साहब आता हूं, क्योंकि मेरा आपसे अब मैं जरा डॉक्टर मैं इशफाक आपको साहब ये से भी बता पूछ लूं, दूं फिर मैं कि आपके ये पास पहली वापस बार आऊंगा। है कि ये इस वक्त तमाम वैल्यू चेन्स के ऊपर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है, और उनको आलमी मुकाबले के लिए तैयार किया जा रहा है। मैं डॉक्टर साहब आऊँगा, क्योंकि आपसे आपने जितनी बातें की हैं वो दिखाई ये देता है कि हम अभी माजी में हैं, हाल में हमें वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही। लेकिन मेरा जो बुनियादी सवाल है डॉक्टर इशफाक साहब आपसे भी वही है कि मिनी बजट और फिर सेल्स टैक्स 17% और उसके छतरी तले बुनियादी तौर पर दिखाई ये दे रहा है कि वो तमाम सेक्टर्स आ रहे हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ अवाम से है। मैंने बात की कुव्वत इस्तिताअत की, मैंने बात की कुव्वत बर्दाश्त की। आप क्या समझते हैं कि ये सूरत हाल हो जाने के बाद मामलात कितने दिगरगू होंगे? जी देखें, आपने जो आईएमएफ प्रोग्राम का जिक्र किया है, ये उसके प्रायर एक्शंस हैं, और जब तक के ये वन ऑफ द प्रायर एक्शंस हैं। कुछ इसमें इंटरेस्ट रेट का भी अभी हवाला अगर आप कहेंगे तो मैं दूंगा, वो भी हमने बढ़ाना है और ये भी करना है, और स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी जो है उसको भी पार्लियामेंट से पास कराना है। दीज आर ऑल प्रायर एक्शंस। जब तक का हम ये काम नहीं करेंगे, 12 जनवरी को जो आईएमएफ के बोर्ड की मीटिंग हो रही है, उसमें जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, वो आईएमएफ के स्टाफ इसे नहीं लेकर जाएंगे बोर्ड के सामने। तो ये एक चैलेंजिंग काम है जो हुकूमत को करना पड़ेगा, और कर रही है, कोशिश कर रही है। देखें,
ये मत भूलिए कि ये हम आईएमएफ का प्रोग्राम उस वक्त कर रहे हैं दुनिया के जब बदलते हुए जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में। इस वक्त हमें पता है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है और अमेरिका कहाँ खड़ा हुआ है और चाइना कहाँ खड़ा हुआ है। तो ये हमें इसका बिल्कुल अंदाज़ा तो था कि इस बदलते हुए जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में अगर हम ये आईएमएफ का प्रोग्राम करेंगे तो ये ब्रूटल आईएमएफ प्रोग्राम होगा, एक ब्रूटल। और यही चीज़ हमने प्राइम मिनिस्टर को, मैंने उस वक्त भी इसकी निशानदेही की थी जब मैंने उनको कोट किया था माइक पॉम्पियो साहब का स्टेटमेंट कि मेक नो मिस्टेक, वी विल नॉट अलाउ आईएमएफ टू लेंड मनी टू पाकिस्तान टू रीपे चाइनीज डेट। तो बिल्कुल नजर आ रहा था। तो जब हम इस रास्ते में अब चल पड़े हैं तो अब पीछे तो हम हटना मुनासिब नहीं होगा। अब जो मुश्किलात हैं, जो कांटे हैं, उसको सहना पड़ेगा। ये आप सही कह रहे हैं कि जब आप जीएसटी को विड्रॉ करेंगे, अब ये देखना यह है कि वो कौन से आइटम पे जीएसटी जो है वो विड्रॉ हो रहा है, जीएसटी के एग्जम्पशन जो है वो विड्रॉ की जा रही है, जो आवाम डेली खाने पीने की अशिया के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर वो खाने पीने की अशिया है, डेली नेसेसिटीज की आइटम्स हैं, तो नेचुरली उसका बोझ आवाम पे पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड भी चीजें हों, सेल्स टैक्स की एग्जम्पशंस वगैरह अगर विड्रॉ करेंगे तो हमारे इनपुट भी महंगे होंगे, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बहरहाल ये देखने की बात है, जब आ जाएगा तो फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे कि इसका अवाम पे डायरेक्ट बोझ कितना पड़ेगा। देखिए, आपको मईशत से बेहतर आप 2 हज़रात बैठे हैं, कौन समझ सकता है। इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट साइंस है और आपने चीज़ों को मैनेज करना है। इस हुकूमत ने अपने 3 साल में जितने कर्जे लिए हैं, इन्होंने तो खुद अपने आप को मज़ीद डेट ट्रैप के अंदर फंसा लिया है। दूसरा ये है कि जिस आप बरामदात की बात कर रहे हैं, जिस आप बात कर रहे हैं कि जॉब्स क्रिएशन हो, जो आप बात कर रहे हैं कि लोगों की आमदन में इजाफा हो, कोई आप 2 चीज़ों की निशानदेही कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये उस शोबे में हो रही है। जो आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, इतनी महंगाई हो गई है कि वो स्लो डाउन हो गया है। इंडस्ट्री जो है आपकी जो ग्रो कर रही थी इतनी फास्ट ट्रैक के ऊपर, जो आप कह रहे हैं कि ग्रो की है, लेकिन वो कहाँ से कहाँ पहुँची है ये भी देखने की बात है। तो आप कैसे ये बात जो है वो कह सकते हैं कि अवाम जो है वो बचेंगे इस ऑनस्लॉट से? देखिए, एक बात ये है कि आई थिंक डॉक्टर इशफाक ने जो बातें कही हैं वो आप समझने की कोशिश करें, और वो ये है कि आपका इस वक्त जो प्रोग्राम है उसको मुकम्मल करना बड़ा ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो एक्स्ट्रा होगी टैक्सों की छूट के साथ, जो आपका टारगेट है वो 300 अरब रुपए के करीब है, और जब आपके 5,800 अरब का शायद पहला टारगेट था जिसमें ये ऐड होगा, तो ये जो हाथी है वो तो ऑलरेडी निकल गया, ये अब दुम की आप बात कर रही हैं। सो आई थिंक इसका उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना चाहिए। बाकी ये है कि कर्जे जो हैं, ये जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं, अब डॉक्टर साहब ने भी एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट जो था पायलट किया था, ये डेट ऑफिस के इंचार्ज थे। हमने 1990 जो था 98 के जब एक्सप्लोजन्स हुए थे, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए थे, उस वक़्त अगर आप देखें तो हमारा कर्ज़ों का बोझ 100% था हमारी टोटल आउटपुट पे, और 2007 में हमने वो कर्ज़ों का बोझ 54% तक हम ले आए थे रिफॉर्म एजेंडा के ज़रिए। और बहुत से जो एक्सपेंसिव कर्जे थे हमने वो वापस भी किए, और नए कर्जे जो थे वो हमने बड़े महदूद तरीके से लिए। नॉन डेट क्रिएटिंग फाइनेंसिंग हमने लेकिन शुरू डॉक्टर साहब, की। आपको डेट रीशेड्यूलिंग की सहूलत भी तो हासिल हो गई थी।
उसके बावजूद डेट टू जीडीपी रेशियो तो नहीं कम किसी ने किया था ना, वो तो उसी तरह था, उसको सारे को कम किया हमने, और उसके लिए रिफॉर्म के मुताबिक हम चले। अब पाकिस्तान का जो इस वक्त कर्जों का बोझ है, तकरीबन अगर आप एक्सटर्नल कर्जे ही देख लें, $100 अरब का जो कर्जा है उसकी तो रीपेमेंट ही तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर सालाना आपको देनी पड़ती है, और उसके ऊपर उसका सूद जो है वो उसका भी आपको बोरिंग करनी पड़ती है। सो ये जो बात आपने की ना कि इस हुकूमत ने कर्जे और ले लिए, वो जब एक डेट का मोमेंटम चलता है और आपने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेट लिमिटेशन एक्ट को फारिग कर दिया, जो कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट और पीएमएलएन गवर्नमेंट ने मिलके आपस में खाली किया, तो फिर वो कर्जों का एक अपना मोमेंटम बनता है जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। आप उसको स्लो डाउन डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बड़ी फिस्कल एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती हैं और बाकी काम भी बहुत करने पड़ते हैं, ठीक और है। वो आईएमएफ प्रोग्राम का हिस्सा भी है। जी, लेकिन आई थिंक असल चीज जो है ना, वो अब रिफॉर्म एजेंडा है। रिफॉर्म, एक मैं उस नंबर तरफ वन आता हूँ हमें डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं उस तरफ आता हूँ, रिफॉर्म एजेंडे पर, उस पर अलग बात करते हैं। लेकिन इसमें डॉक्टर इशफाक साहब ये फरमाइएगा कि डेट सबको नज़र आ रहा था, इल्म था, क्या पाकिस्तान जो है वो इतना ही माजूर है कि उसके अंदर से वसाइल पैदा नहीं हो सकते? अगर आप 5,800 अरब पैदा कर सकते हैं, फिर 300 अरब मज़ीद उसमें ऐड कर रहे हैं, 7,000 अरब तक आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वसाइल और उसके साथ साथ जो आप कर्जे ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि नाअहली कहीं ना कहीं तो है कि जो ये लीकेजेस हैं, जो ये सारा मामलात हैं, ये ख़राबी का सबब बन रहे हैं, और सारे का सारा बोझ जो है वो उस तबके पर आ रहा है जो बेचारा सांस लेने का भी टैक्स देता है। देखिए, आईएमएफ के प्रोग्राम के 3 अहम कंडीशंस हैं, बल्कि आप कहें कि पॉलिसीज हैं, जो लाजमन उसने मुल्क को डेट में डुबोना है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, मैं तीनों को बता देता हूं। जब आप करेंसी को इस पागलों की तरह डिवैल्यू करेंगे तो नेचुरली पब्लिक डेट बढ़ जाएगा। 1 रुपया अगर करेंसी डिवैल्यू होता है तो तकरीबन 90 बिलियन का जो है एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ पब्लिक डेट जो है वो ऐड हो जाता है, और उस पर वेटेड एवरेज आपका इंटरेस्ट रेट 4% के करीब है, तो तकरीबन 4 अरब रुपए का उस पर इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ जाता है। कर्जा भी बढ़ा, इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ा। दूसरा है, जब पागलों की तरह आप इंटरेस्ट रेट को आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता है। इंटरेस्ट पेमेंट जब बढ़ेगा, आप देखें कि पिछले 3 सालों में 18 से लेकर 21 तक में ये तकरीबन 85-86% बढ़ा है इंटरेस्ट पेमेंट। क्या हमारा रेवेन्यू 85 to 86% बढ़ा है? द आंसर इज नो। तो क्या हुआ? इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया। इंटरेस्ट पेमेंट जब बढ़ा तो हमारा करंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया। करंट एक्सपेंडिचर बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, और रेवेन्यू चूंकि इस तेजी से नहीं बढ़ा था, इसलिए हमारा बजट का खसारा बहुत ज्यादा रहा। आप इस 3 साल का एवरेज ले लें तो तकरीबन 8% प्लस जो है हमारा एवरेज फिस्कल डेफिसिट है। तो जब इतना बड़ा डेफिसिट होगा तो इसको फाइनेंस करने के लिए आप बोरो करेंगे। जब बोरो करेंगे, द लार्जर द गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, द मोर यू बोरो, द मोर रैपिडली यू एक्यूमुलेट डेट। ये 2 हो गया। तीसरा है जो हम तवज्जो नहीं देते हैं, वो है नेट इंटरनेशनल रिजर्व के कंडीशंस। नेट इंटरनेशनल रिजर्व जो है उसको, उस कंडीशन को मीट करने के लिए जो हर क्वार्टर में परफॉर्मेंस क्राइटेरिया दिया हुआ होता है, गवर्नमेंट इज बाउंड टू बोरो फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से ले, चाहे एडीबी से ले, चाहे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से ले, उसने नेट इंटरनेशनल रिजर्व को बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो हम फिर पागलों की तरह बोरो करते हैं, तो हमारा एक्सटर्नल डेट चढ़ता है। तो अभी हमारा एक्सटर्नल डेट एंड लायबिलिटी 122 बल्कि 127 बिलियन करीब हो गया है सितंबर में। तो ये आईएमएफ का प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन किया गया है। मैं तो कहता हूं कि जिसने भी इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है ना, बेसिकली वॉशिंगटन कंसेंसस जिसको हम कहते हैं, आप यकीन करें कि बड़ा इंजीनियस आदमी होगा वो,
कि उसने इस तरीके से इतनी बारीकियों से किया है कि बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो उनके इकोनॉमिक्स के मिनिस्ट्री में होते हैं, उन बेचारों को शायद इतनी टेक्निकलिटीज की समझ में नहीं आती है कि हो क्या रहा है। वो तो उसको आईएमएफ के कंडीशन के तौर पे धड़ाधड़ इंप्लीमेंट करते हैं बिकॉज दे आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, उनको पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन मुल्क डूब जाता है कर्जों डूब में। जाता है। डॉक्टर सलमान साहब, ये फरमाइएगा कि दो चीज़ें बड़ी अहम हैं और मुझे लगता है कि ये दोनों, एक की निशानदेही ज़ाहिर है डॉक्टर इशफाक साहब ने भी की है, कि आपको ये अहम काना इकदाम नहीं लगता जिस तरीके से शरह सूद जो है उसको बढ़ाया गया और अब फिर बढ़ाया गया है एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे अफराते ज़र का बराह रास्त ताल्लुक़ शरह सूद से नहीं है, और दूसरा रुपये की कदर को इस कदर बुरे तरीके से बेकदर किया गया इस बहाने से कि बरामदात में इजाफा होगा, और ये साबित हुआ कि हमारी बरामदात का भी रुपये की कदर गिरने से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। नहीं, आई थिंक ये नहीं है बात ये है कि आपके पास डॉलर बनाने की कोई मशीन नहीं है। आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते, डॉलर्स आपको अर्न करने पड़ते हैं या बोरो करें। अर्न जो है आपके सामने है कि अगर एक्सपोर्ट्स हैं तो वो उससे आप अर्न कर सकते हैं, रेमिटेंसेस अगर आ जाएं तो उससे भी आप एक किस्म के वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमने लेबर एक्सपोर्ट की हुई है वो अपना पैसा भेजते हैं, तो वो भी आपकी एक किस्म की आमदनी है। उसके बाद जो तीसरी सोर्स है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर आ जाए वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बेहतर कर सकती है। लेकिन वो तो और माशाल्लाह ही है ना डॉक्टर साहब। जी, उसके बाद चौथी चीज़ जो है वो है आपकी बोरविंग, जो इंटरनेशनली आप वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरे आलमी निज़ाम से आप लेते हैं। सो अगर तो हमारे पास डॉलर बनाने की मशीन होती तो हम उसका रेट डेफिनेटली फिक्स कर लेते। जहाँ तक इंटरेस्ट रेट्स का तल्लक है, अभी हमने देखा है कि टर्की में इसी तरह का मसला है, वहाँ पे भी वो ग्रोथ और जो है स्टेबलाइजेशन के मसले चल रहे थे, तो उधर अर्दोगान साहब ने कहा कि इसको स्लैश कर दो इंटरेस्ट रेट्स को, और उनके गवर्नर स्टेट बैंक को उन्होंने फायर कर दिया और उसकी छुट्टी करा दी। और उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स कट किए हैं और टर्किश लीरा जो है वो इतनी बुरी तरह से गिरा है कि अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, और अब वो देख रहे हैं कि ये कैसे आगे चलेगा। तो काउंटर सिक्लिकल पॉलिसी उन्होंने कोशिश की है कि हम अगर इसको इंटरेस्ट रेट को काट देते हैं तो हमारी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम हमारा जो बाकी मसले हैं नहीं वो ग्रोथ से डॉक्टर सॉल्व हो साहब देखें, जाएंगे। मेरा सवाल ये तो है, आप टर्की की बात ये मिसाल है दे कि दें, जो आप कहीं की जो मिसाल दे दें, डॉक्टर साहब है आप कहीं की इंटरेस्ट मिसाल दे दें। गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ कंज्यूमर बैंकिंग है कितनी जो तो इस वक्त हमारे यहाँ दुनिया में इंटरेस्ट रेट मैटर करता है। नहीं, इस वक्त आप दुनिया की मिसाल अगर नहीं लेंगे तो फिर ठीक है, आप अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध लें और आप करते रहें और उम्मीद करें कि आपके साथ वो ना अशर हो जो तुर्की के साथ आज हो रहा है। लेकिन बात आ जाती है कि जो आपने ग्रोथ करनी है, हमारी ग्रोथ इस वक्त खासी अच्छी ग्रोथ चल रही है, थोड़ी सी स्लो डाउन ज़रूर होगी, लेकिन असल इशू वहाँ ही आ जाता है कि जो हमने रिफॉर्म्स करनी है वो साथ साथ होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एनर्जी सेक्टर हमारे लिए बहुत बड़ी एक फंदा बना हुआ है, क्योंकि वो बहुत महंगा है और उसकी आपको रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी और उसकी कॉस्ट को नीचे लाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपके जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनमें बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं और उनको आपको प्राइवेटाइजेशन में लेके जाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उनसे अच्छी मुनासिब फ्लोज लेनी पड़ेंगी, और अगर उनके ज़रिए से भी आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बन सकती है तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है जो मैंने आपको पहले शुरू में कहा कि आपको अपने मुल्क की प्रोडक्टिविटी और कंपेटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी, और उसका मतलब ये है कि जो ग्रास रूट लेवल पे इस वक्त प्रोडक्शन हो रही है, आपकी एग्रीकल्चर है, उसमें प्राइम मिनिस्टर का एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, अगर वो हमारे महकमे उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। इसी तरह आपके जो डिफरेंट एक्सपोर्ट जोन्स हैं, आपके पास जो क्लस्टर्स हैं, बेशुमार चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं बट लो लेवल क्वालिटी की करते हैं, कम कीमत उसकी मिलती है।
तो उसके ऊपर भी खासा फोकस किया गया है। किया गया। आपके ठीक है, मैं आता हूँ डॉक्टर साहब जी। ताकि आप प्रोडक्शन दें, आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं और आपकी इकोनॉमी फिर सस्टेनेबल तरीके से चले। मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि हम इसको बहुत बड़ा पुश दें, और ये अगले 2 वो डॉक्टर साल साहब में वक्त अगर जो है, मैं आता हूँ जी, पड़ती हैं तो उससे बड़ा मेजर इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी में, क्योंकि कोरोना के बाद पाकिस्तान डॉक्टर ने साहब मैं आता हूँ, अपनी क्योंकि इम्पैक्ट जो आना है वो तो हम देख रहे हैं इकोनॉमी को महफूज रखा है, और इकोनॉमी हम इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स में बड़ी तेजी से पेनिट्रेट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर इशफाक साहब ये फरमाइएगा कि ये तो शाह साहब जो कह रहे हैं, इस हुकूमत के आने के बाद जितनी अफरा तफरी मईशत के अंदर मची है शायद किसी हुकूमत में नहीं मची। जितने वज़ीर ख़जाना और जितने सेक्रेटरी ख़जाना इन्होंने बदल डाले हैं, बाकी तो सिस्टम को छोड़ें, वो उसकी भी तारीख़ के अंदर हमें मिसाल नहीं मिलती है। ये जो सूरत हाल है कि हम बात करते हैं इस्लाहात की, या हम बात करते हैं जी स्टेट और एंटरप्राइजेज़ हैं, एनर्जी की बार बार ये हुकूमत बात करती है। अब अगर आपने चाइना के साथ इंडस्ट्रियल जोन नहीं लगाए और ये सारी चीज़ें लग रही थी उस चीज़ को देखते हुए, और ये एनविसेज करके कि आपकी ग्रोथ जो है वो 6-7% पर चली जाएगी, अगर वो आप नहीं कर सके, नहीं किया, आप मज़ीद कोई इंडस्ट्री नहीं एक्सपेंड कर सके, तो अब ये सारी चीज़ें आपके गले अगर पड़ गई हैं तो ये ढोल अब जो बज रहा है इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, मैं एक दो चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। पाकिस्तान और टर्की का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कंपेरेबल नहीं है। आप हमारे इसको देखें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो बास्केट हैं और टर्की से आप कंपेयर करें। टर्की एक वेस्टर्न यूरोप का एक मुल्क बन गया है और काफ़ी एडवांस है पाकिस्तान से। उधर जो है एक्सेसिव डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन होता है, हमारे यहाँ सप्लाई बॉटलनेक्स की वजह से इन्फ्लेशन होता है, नंबर 1। दूसरा होता है कि हम हुकूमत खुद बिजली और गैस की कीमत बढ़ा रही होती है, टर्की में इस तरीके से नहीं होता है। तीसरी चीज ये है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ जाएं तो हम जो चीज भी इंपोर्ट करेंगे उसकी लैंडेड कॉस्ट ज्यादा होगी और वो महंगा बिकेगा, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी है, टर्की में हो सकता है कि इंपोर्टेड हो। दूसरी तरफ चौथी चीज यह है कि करेंसी का डिवैल्यूएशन जिस तरीके से हमने किया है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है इंटरेस्ट रेट से उसका। देखिए, पाकिस्तान में ये मेरी भी फाइंडिंग्स है और स्टेट बैंक की भी फाइंडिंग्स है। स्टेट बैंक का वर्किंग पेपर नंबर 34 मई 2010, जिसकी फाइंडिंग्स हैं 1% इंक्रीज इन डिस्काउंट रेट increases inflation by 0.7% in first year and 1.1% in second year। ठीक है, ये बढ़ता है, कम नहीं होता है। मेरी फाइंडिंग्स जो मैंने अपने स्टूडेंट से दो बैच के स्टूडेंट से कराया है, एंड फाइंडिंग इज वेरी कंसिस्टेंट। 1% इंक्रीज इन डिस्काउंट रेट increases inflation by 1.3%। 1.3% इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो हमें टर्की से कंपेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि एक्सचेंज रेट जी हम इसलिए डिवैल्यू कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा। बाबा, जिस मुल्क के 60 ऑन एवरेज 60% इनपुट्स जो हैं वो इंपोर्टेड है, तो जब भी आप करेंसी को डिवैल्यू करेंगे द लैंडेड कॉस्ट ऑफ 60% योर इनपुट विल गो अप। तो एक ये एलिमेंट हो गया डिवैल्यूएशन का। दूसरा, फिर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, हम उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी बढ़ाते हैं। तीसरा, हम बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाकर हम उसके यूटिलिटीज की प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम उसके मिनिमम वेज को बढ़ाते हैं। तो हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब हम बढ़ाएंगे तो आप बताएं कि हमारी इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कंपीट कर सकती है। हम तो खुद अपनी इंडस्ट्रीज को थ्रू पॉलिसीज जो हैं वो उनको इनएफिशिएंट बना रहे हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं। मैंने अभी आर्टिकल लिखा है जो डॉक्टर सलमान शाह को भी भेजा है, ये नैरेटिव्स में, आप उसमें डायग्राम मैंने बनाया है। आप देखें कि जब से हम IMF प्रोग्राम में गए हैं 1988 से ऑनवर्ड रेगुलरली है हम जा रहे हैं,
बारिंग द 4 years जिसमें सलमान शाह साहब भी थे और मैं भी था, जब हम IMF से निकले हुए थे, आप देखेंगे कि देयर इज अ कंटिन्यूअस द प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, यानी शेयर ऑफ मेरे पास डॉक्टर साहब 1 मिनट रह गया है, मैं वो 1 मिनट सलमान शाह साहब को देता हूँ कि ये बता दें, शाह साहब ये सुनते आए हैं इस्लाहात होनी चाहिए, बड़ा कुछ होना चाहिए, आप भी अभी तक आपकी 80% गुफ्तगू जो है वो होना चाहिए पर है, इतनी मतलब चलिए मार्जिन दे देते हैं, अगले 2 साल में खान साहब कह रहे हैं कि सर्दियों के बाद महंगाई कम हो जाएगी, वो जी एलीट क्लास को टैक्स करें, वो बेचारे गरीब आदमी का क्यों बेड़ा तार रहे हैं? देखिए, एक बात तो ये है बड़ी क्लियरली, और जिसका जवाब डॉक्टर साहब ने नहीं दिया, वो ये है कि आपके पास डॉलर्स नहीं है, और डॉलर्स को फिर आप यहाँ तो आप अपनी इंपोर्ट्स को स्लैश करें, और वो डॉक्टर साहब का प्रोग्राम है कि उसको सिलेक्टिवली आप स्लैश करें। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको डिवैल्यूएशन होने दें और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है उसके मुताबिक उसको चलें। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इंटरेस्ट रेट का तल्लक है, ठीक है, बोरोवर्स के लिए ये ज़्यादा होगा, बट सेवर्स के लिए ये बेनिफिशियल भी होगा। 2 साइड्स हैं पिक्चर की, एक तरफ बोरोवर्स जो हैं वो हो सकते हैं। शाह साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।